26 नवंबर 2008 को बम्बई पे एक दहशतगर्दी का बड़ा हमला हुआ और ये पहली बार नहीं है कि बम्बई पे जो हिंदुस्तान का इक्तिसादी दारुल खिलाफा है यानी कि आर्थिक कैपिटल है वहाँ पे हमला हुआ। इससे पहले भी बम्बई पे हमले हुए हैं, मैं इसकी थोड़ा सा तफसील भी बता दूंगा। इस हमले में 166 लोग मारे गए और 9 टेररिस्ट्स, तकरीबन 175 के करीब लोग और 238 के करीब लोग इसमें जख्मी हो गए। और इस वाक़े को लेकर के कई लोगों के नाम आए हैं जो इसमें मुलविस हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसमें एक अजमल किताब नाम का एक दहशतगर्द था जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, जिसको बाद में फांसी की सज़ा भी हुई जब इसकी सुनवाई मुकम्मल हुई। एक नाम आया था इसमें डेविड कोलमैन हेडली का, जिसका बुनियादी नाम था दाऊद गिलानी, जो पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट का बेटा था और वो डिप्लोमेट बाद में ब्रॉडकास्टर बने थे। वही सब अमेरिका में काम करते थे, वहाँ पे अमेरिका में, शायद वाशिंगटन डीसी में। तो उसका बेटा जो है दाऊद गिलानी, इसने अपना नाम तब्दील कर लिया। एक दिन ये चुपके से चला गया फिलाडेल्फिया जो है पेंसिल्वेनिया स्टेट में, वहाँ चला गया और उसने अपना नाम ही तब्दील किया, डेविड कोलमैन हेडली। इसका नाम आ गया इसमें एक दिन। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साजिद मीर का नाम आया, जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का है लेकिन ये अमेरिका और कई दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस था। इसके अलावा ज़की रहमान लखवी जो लश्कर तैयबा का बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है, उसका नाम आया, क्योंकि शुरू से ही हिंदुस्तान का ये इल्ज़ाम था कि ये लश्कर तैयबा ने किया है जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए हैं, जिसकी पुष्टि 2018 में खुद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने की एक इंटरव्यू के दौरान। और उसके बाद हिंदुस्तान का ये इल्ज़ाम और भी सख्त हो गया। इसके बाद और इससे पहले ही नाम आया था तहावुर हुसैन राना का, जिसके बारे में ये बताया गया कि वो डेविड हेडली का बचपन का दोस्त था और ये दोनों आपस में मिले हुए थे और इन्होंने कई दौरे किए हैं हिंदुस्तान के। बिलाखिर ये चार्ज बन गया कि ये 2 लोग इसमें शामिल हैं बम्बई के हमलों में। खुद इन्होंने हमले नहीं किए लेकिन उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किए, प्लान किए, इनकी फाइनेंसिंग वगैरह की। तो ये जो तहावुर हुसैन राना है, इसको डेविड हेडली के साथ शिकागो के ओहेरे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया 2009 में, करीब करीब 1 साल के बाद जब बम्बई पे हमले हुए थे। और उसके बाद इसको वहाँ पे इसकी समाअत वगैरह हुई और इसको 14 साल की कैद की सज़ा वहाँ पे हुई। डेविड हेडली को अलग से 35 साल की सज़ा हुई। और शुरू से ही हिंदुस्तान का डिमांड है अमेरिका से कि इस आदमी को हमारे हवाले किया जाए, यानी कि तहावुर हुसैन राना को हमारे हवाले किया जाए। उन्होंने पहले डेविड हेडली का भी बताया था जो बुनियादी तौर पर एक अमेरिकन सिटीजन था, लेकिन तहावुर हुसैन राना जो था ये पाकिस्तानी था और ये चला गया था 1997 में कनाडा और ओटावा में इसने एक मकान लिया था, लेकिन ज़्यादातर ये आया था शिकागो में। और शिकागो में इसने कसाई की दुकानें खोली थी, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में और टोरंटो में इसने दुकानें खोली थी। और इसके अलावा इसने एक बिज़नेस शुरू किया था इमिग्रेशन की फैसिलिटेशन का बिज़नेस, जो अमेरिका से करता रहा और इसकी ब्रांचेस कई और ममालिक में थी, जिसमें से इसने एक ब्रांच बम्बई में भी खोली। तो ये आहिस्ता आहिस्ता साबित हो गया कि ये लोग इकट्ठे काम करते थे बम्बई के हमले मुनज़्ज़म करने में और इनको तकमील करने में इनका खासा नाम था। इसी शख्स को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद की हिंदुस्तान की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्होंने इस पे काफ़ी काम किया बाकी एजेंसीज को लेकर के। और बिलाखिर कल रात को तहावुर हुसैन राना को काफ़ी लंबी मुद्दत के बाद, काफ़ी ये जो कानूनी जंग थी जो वो ख़त्म हो गई, तो उसको इसके बाद हिंदुस्तान के हवाले किए गए। इसका एक्सट्रेडिशन हो गया, लॉस एंजल्स से इसको जहाज़ में बिठाया गया, दिल्ली के एयरपोर्ट पे ये निसफ शब को पहुंचे और रात के 2:30 बजे जो NIA के जज है वहाँ पे इन्होंने इसको नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हवाले कर दिया, जिसको हम पुलिस कस्टडी कहते हैं, 18 दिन के लिए। क्योंकि अब जो नया कानून बना है पहले 15 दिन के लिए देते थे, अब ये 30 दिन तक के लिए दे सकते हैं, लेकिन NIA ने 20 दिन का रिमांड कस्टडी मांगी थी, जो जज ने
वहाँ पे 18 दिन का उनको दे दिया कस्टडी। तो अब ये जो सीजो कॉम्प्लेक्स लोधी रोड पे है एनआईए का हेडक्वार्टर, तो वहाँ पे इन्होंने इसको रखा है। अब इसकी तहकीकात हो जाएगी, इसकी पूछताछ हो जाएगी, इसको पूछा जाएगा कि इस हमले में कौन कौन लोग और शामिल थे, किस तरह से इसको मुनज़्ज़म इन्होंने इसको किया था। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी और तवारीख की अचीवमेंट मानी जाती है, क्योंकि ये पहली बार है कि इस तरह के एक मुलजिम को हिंदुस्तान ने वापस हासिल कर लिया एक्सट्रेडिशन ट्रेटी के तहत। क्योंकि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है ये ज़्यादातर कागज़ों पे थी, और इसमें जब अमेरिकन सिटीजन का नाम आता था कहीं पे तो वो इसको टालते थे। इसका भी उन्हें रजिस्ट्रेंस किया था, हालांकि ये कैनेडियन नेशनल है और बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी नेशनल, लेकिन बिल आखिर ये जब आहिस्ता आहिस्ता केस आगे चलता गया तो अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उस वक्त बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ही थी, तो ये इत्तेफाक हो गया था इस बात पे कि इसको एक्स्ट्राडाइट खारिज किया जाएगा, वहाँ से इसको हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा। इसको बुनियादी तौर पे 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इसका ये फैसला लिया था कि इसको हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा, लेकिन बाद में इसने याचिकाएं भर दी, वहाँ पे पिटिशंस भर दी जो तकरीबन 2 साल चली, और बिल आखिर अभी अप्रैल के पहले हफ्ते में इसकी आखिरी याचिका भी वहाँ पे खारिज हो गई, और जज ने वहाँ पे फैसला लिया कि ये सख्त किस्म के जराइम में मुलविस है और हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत है इसको पूछताछ करने की। तो उन्हें फैसला ले लिया कि इसको हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा। इसके बाद इसमें एक प्रेसिडेंशियल मंजूरी ज़रूरी होती है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले दे दी, और फिर इसको वहाँ से निकाला गया 8 तारीख को। ये फैसला हो गया कि इसको वापस किया जाएगा, और एनआईए और इसके साथ जो हिंदुस्तान की दूसरी एजेंसीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और रॉ और दूसरी जो एजेंसीज हैं, इनके अहलकार इनके साथ थे, तो इन्होंने इसको यहाँ पे लाया। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, जिस तरह से अजमल कसाब की हेयरिंग हुई थी, ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी हेयरिंग हुई थी। पहले पाकिस्तान ने ये बताया था कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बाद में ये साबित हो गया कि वो वहीं का था। वो एक लंबी कहानी है। उसके बाद 2012 में उसकी फांसी भी हो गई अजमल कसाब की, लेकिन जिस जुर्म में ये मुलविस है इसके बारे में अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है कि उसको फांसी होगी, और शायद ये भी एक ये यकीन दहानी होती है इसमें शायद कि अगर अमेरिका की तरफ से किसी को वापस किया जाएगा तो उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। और इसमें जुर्म भी ऐसे हैं कि इसने इनकी मदद की है, असिस्टेंस की है। ये नहीं है कि इसने बंदूक चलाई और खुद कत्ल किए, हालांकि ये हेन्स क्राइम है। मैंने बता दिया कि इसमें 166 लोग मारे गए थे, और मैंने ये भी बताया कि बम्बई एक निशाना रहा है पाकिस्तान का, खास तौर से जो मार्च 1993 में जो सबसे बड़ा हमला उस वक्त हुआ था, तो उसमें मेरे ख्याल से 275 के करीब लोग उस वक्त मारे गए थे। इस जो बम्बई पे हमला हुआ था उस वक्त 12 मार्च 1993 257 लोग इसमें मारे गए थे। इसके बाद मार्च 2003 में जब इसकी 10वीं बरसी थी इस टेररिस्ट अटैक की, तो उस वक्त बम्बई में एक ट्रेन पे हमले किए गए थे बम से, जिसमें 10 लोग मरे थे। और उसी साल अगस्त 2003 में 44 लोग मारे गए थे। कई हमले हुए हैं बम्बई पे और ये बाद में एक बड़ा हमला हुआ जो 26 नवंबर 2008 को हुआ। इसमें जो इल्ज़ामात अभी तक हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ज़कीउर रहमान लखवी को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया है। इसके अलावा साजिद मीर जो है, इसकी भी वहाँ पे इसके खिलाफ भी केस चला वहाँ पे। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का है, लेकिन जो डेनमार्क में 2005 में काबिल एतराज़ कार्टून पब्लिश हुए थे एक न्यूज़पेपर में, तो इसके खिलाफ कुछ टेररिस्ट अटैक्स करने का इसके जिम्मा काम था। तो उस सिलसिले में साजिद मीर को भी गिरफ्तार किया गया, 15 साल की कैद उसको दी गई सज़ा, और इस पे $50 लाख का इनाम भी रखा था पाकिस्तान अमेरिका की सरकार ने।
اور ان کے علاوہ ایک تھا جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا نام مظہر اقبال ہے، لیکن کچھ لوگوں نے بتایا اس کا نام میجر اقبال ہے۔ تو ہندوستان کے آفیسروں کے مطابق اس کا تعلق ISI سے تھا، پاکستان کی جو ایجنسی ہے، اور یہی ان کے ہینڈلر تھے جو ان کو چلاتے تھے، اور اس میں ساجد میر اور ڈیوڈ ہیڈلی اور یہ لوگ اس میں مطلب اس کو انہوں نے ہی چلایا تھا۔ اور ایک بار انہوں نے یہاں پہ گرفتار کیا گیا تھا 2012 میں ذبیح الدین انصاری کو، جس کا ابو حمزہ کوڈ تھا، اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس میں 3 پاکستانی آفیسر، پاکستانی ملٹری کے آفیسر بھی شامل ہیں، اسی لیے لگاتار ہندوستان کا مطالبہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ ساجد میر کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے 3 پاکستانی آفیسرز کے ساتھ تعلقات تھے، اور جس وقت یہ ذبیح الدین انصاری بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کا ٹیررسٹ کا ہندی ٹیوٹر تھا، اور اس نے ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا بمبئی میں کئی جگہوں پہ، اور گھمایا تھا کئی جگہوں پہ اس نے، کیونکہ ان کے بارے میں اب یہ پتہ چلا ہے یہ کئی مطلب ستھانوں پہ گئے ہیں، پوتر ستھانوں پہ بھی، انکلوڈنگ یہ موہالی میں بھی گئے ہیں بظاہر ایک کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے۔ تو یہ جو بمبئی پہ حملے ہوئے، اب اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کم سے کم 8 دورے انہوں نے کیے ہیں تحور حسین رینا نے، اور ہیڈلی کے ساتھ کئی بار ملا ہے، اور اس کے اور ہیڈلی کے بیچ میں 266 کالز ہیں ان کے، اس کے علاوہ ای میلز ایکسچینج ہوئے ہیں جن میں خوشی کا اظہار کیا گیا ہے جب یہ بلاسٹ ہوا تھا وغیرہ۔ حالانکہ اس میں کئی الزامات ایسے ہیں جو تحور کی ان کی فیملی نے ان سے انکار کیا ہے، لیکن جو ڈیوڈ ہیڈلی کی فیملی ہے، جو جس میں ان کے امریکن بیوی ہے اور ایک موروکن بیوی ہے، ان دونوں نے بتایا ہے کہ ہم نے امریکن انٹیلیجنس کو، ایجنسیز کو اور پریس کو بھی یہ بتایا تھا پہلے ہی کہ جو ہیڈلی ہے یہ بمبئی کے تاج ہوٹل میں بیٹھ کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تصویریں میں ان کو دی تھی، یہ کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے کسی ٹیررسٹ اٹیک کی، جس کو انہوں نے سیریسلی اس وقت نہیں لیا ہے، نہ انہوں نے لیا ہے نہ دوسرے ایجنسیز نے لیا ہے۔ لیکن یہ بتایا گیا کہ جس وقت یہ اٹیک ہونے والے تھے امریکہ کے انٹیلیجنس نے انڈیا کو اس وقت انفارم کیا تھا، لیکن انہوں نے بھی شاید اس طریقے سے اس کو سیریس اس وقت نہیں لیا۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے جو انٹرنیشنل ٹیررسٹس کا ایک گینگ ہے جس میں یہ لوگ سارے شامل ہیں، اور ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اس میں پھنستا تھا تو اس کو بچانے کی کوششیں ہوتی تھی، اور ان لوگوں کو بھی، چاہے وہ ہیڈلی ہے، ساجد میر ہے، تو ان لوگوں کو، اور یہ جو ہے رانا، ان لوگوں کے خلاف بھی جب امریکہ اور انڈیا نے کوششیں کی کہ ان کو گلوبل ٹیررسٹ وہاں پہ ڈکلیئر کیا جائے، تو اکثر چائنا نے، انکلوڈنگ جیش محمد کے اظہر مسعود، چائنا نے اس کو بلاک کیا وہاں پہ، لیکن بلاخر ان کی وہاں پہ چلی نہیں، تو وہ اس میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی دباؤ میں آ گئے، تو ان سب لوگوں کو گلوبل ٹیررسٹ وہاں ڈکلیئر کیا گیا ہے امریکہ میں۔ اب اس میں ایک بڑا سوال ہے کہ ڈیوڈ ہیڈلی کا، ڈیوڈ ہیڈلی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے ان کو ایکسس دیا گیا نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو، جب اس کو گرفتار کیا گیا تو ان کو ایکسس دیا امریکہ کی FBI نے، جس میں ان کو سارا پتہ چلا کہ کس طرح سے اس میں پاکستانی فوج اور ISI اور دوسرے لوگ اس میں شامل تھے، کون کون لوگ تھے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی ایجنسیز ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ وہاں پہ نہ لے لیں، اس کو آپ سزا نہ دے دیں، کیونکہ اس کو 35 سال کی وہاں پہ سزا دی گئی ہے، اور جو جج وہاں پہ تھے تو جج نے، کیونکہ ان کو شکاگو کے ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا گیا، تو ایلینوائے کا ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے، انہوں نے اس جج نے اس کو بتایا تھا جس وقت ڈکلیئر کیا گیا ان کو مجرم ہیڈلی کو، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ یو ڈیزرو ٹو بی ہینگڈ، آپ کو مطلب پھانسی کے ذریعے مار ڈالنا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تب تک آپ مر جائیں گے، اتنا سیریس کرائم ہے، لیکن اس کو عمر قید کی سزا نہیں دی گئی۔ عمر قید کا مطلب ہوتا ہے جب تک زندہ ہے تب تک وہاں جیل میں رہے گا، حالانکہ یہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے، سخت سزا یہ بھی ہے 35 سال کی۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس نے ایجنسیز کے ساتھ وہاں پہ کوآپریٹ کیا تھا، اور اس نے سارے جو راز ان کے تھے وہ انہیں کھولے ہیں، وہ گورنمنٹ آف امریکہ نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس وجہ سے ہندوستان کے سرکار میں اب یہ، اور کورٹ نے بھی یہ مانا ہے کہ اس کو ایک اپروور کے طور پہ، ایک وعدہ معاف گواہ کے طور پہ رکھنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان کی ISI اور آرمی نے کیا تھا، جس کا ابھی تک وہ انکار کر رہے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک
ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो इनकी दलील थी तहावुर हुसैन राना की, ये बता रहे थे कि अगर मुझे हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा तो मैं मुसलमान हूँ और वो मुझे मार डालेंगे वहाँ पे। तो उस वक्त तक पाकिस्तान ने इस बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया था, लेकिन जिस वक्त ये डिसीजन हो गया कि इसको करना है वापस हिंदुस्तान के हवाले, तो उस वक्त पाकिस्तान की वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि ये हमारा शहरी नहीं है, ये कैनेडियन सिटीजन है जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का है, उसके बाद ये कनाडा का शहरी है। तो इन्होंने दामन इसे छुड़ा लिया और इससे ये हुआ कि जो बाकी लोग भी हैं तो इनका भी जाहिर है कि इनका हौसला पस्त हो जाएगा और उनको जो बचाने वाले लोग होते हैं इनका भी हौसला पस्त हो जाएगा। और जो अभी तक जो तहकीकात हुई है जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की है और जो अमेरिकन एजेंसीज की है, इसमें ये साफ तौर पर पता चला है कि इन लोगों का ताल्लुक एक इलियास कश्मीरी नाम के शख्स के साथ जो अलकायदा और तालिबान और हरकत जहाद इस्लामी से जुड़ा हुआ था, इन लोगों के साथ इसका ताल्लुक था। इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैदी है जिसको इसी हिसाब से वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा और अब इसके खिलाफ वहाँ पे इल्ज़ामात चलेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कोर्ट में। अभी तक ये बात नहीं है कि इसको ये फांसी की सज़ा हो जाएगी, लेकिन उम्र कैद वगैरह की सज़ा इसको हो सकती है। हालांकि हेनस क्राइम है, अगर NIA ने इस पर जोर दिया तो वो भी हो सकता है, इसको फांसी की सज़ा भी हो सकती है। अभी तक हम ये कह सकते हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो अब कई साल के बाद 2008 के बाद ये पहली बार मुमकिन हुआ है। अब इसमें इम्कान ये है कि तहावुर हुसैन राना उन लोगों को एक्सपोज करेगा जिन लोगों के साथ इसने मुबैना तौर पर ये मनसूबाबंदी की थी। बम्बई में, पुणे में, बहुत सारी जगहों पे ये घूमा है, इसके बारे में अब सारा पता चल चुका है। जैसे कि मैंने बता दिया कि बम्बई वाला वाक़या होने से कबल ये तकरीबन 8 दिन अपनी बीवी के साथ रहा था, ट्राइडेंट होटल में भी और ताज होटल में भी, दोनों जगहों पे ये रहा था वहाँ पे। और लेकिन ये बता रहा था कि मेरा यहाँ पे इमिग्रेशन का बिजनेस है, मैं वो चला रहा हूँ। इनकी फैमिली का कहना है कि इमिग्रेशन का बिजनेस चला रहा था। अब इसमें शवाहिद की ज़रूरत है जो बेशक वहाँ पे कोर्ट मांगेगी। अब ये इंडियन जो प्रोसिक्यूशन है इन तक ही कहाँ तक कामयाब हो जाते हैं इसको एक मुजरिम साबित करने में। आप सुन रहे थे हमारी बात न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पे, मैं हूँ अहमद अली फयाज।